नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, आपकी खबर आपका फायदा। देश इस वक्त कोरोना के खिलाफ एक महायुद्ध लड़ रहा है और इस महायुद्ध के दो नियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिए हैं, तय कर दिए हैं। वो ये जान और दूसरा है जहान, यानी कि एक तरफ तो जान बचाने की जद्दोजहद और दूसरी तरफ जहान यानी कि अर्थव्यवस्था, रोजी रोटी, रोजगार, उसे भी बचाना है। लेकिन अब 3 तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, 3 तारीख यानी कि लॉकडाउन फेज 2 का आखिरी दिन, उसके बाद देश में लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। लेकिन जैसे जैसे 3 तारीख नजदीक आ रही है, हम उस दोराहे की तरफ भी बढ़ रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर हम लॉकडाउन को खोल देते हैं तो फिर जान का संकट कहीं उत्पन्न ना हो जाए, और अगर लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हैं तो फिर कहीं रोजगार और अर्थव्यवस्था का संकट पैदा ना हो जाए। तो कैसे निपटें इस दोराहे से? ऐसी दोहरी चुनौती से निपटने के तरीके क्या हैं, आगे की राह क्या होगी और कैसे हमारे देश के लोगों की जान और जहान दोनों सुरक्षित रहेगा, इसी पर करेंगे आज चर्चा। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ करेंगे चर्चा। कोरोना से अभी जंग खत्म भी नहीं हुई है और पूरी दुनिया के सामने एक नई और कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। दुनिया की ताकतवर से ताकतवर अर्थव्यवस्थाएं मंदी के दलदल में धंसती जा रही हैं। भारत भी उनसे अछूता नहीं है। कोरोना से आज नहीं तो कल हम जीत जाएंगे, लेकिन उसके बाद इकोनॉमी को आईसीयू से निकालने की जद्दोजहद लंबी होने वाली है। 3 मई के बाद लॉकडाउन को हटाना चाहिए या नहीं, इसे लेकर अब बहस तेज हो चुकी है, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था बिगड़ती है और हटता है तो कोरोना का संकट गहराने का खतरा है। ऐसे में तराजू के दोनों पलड़े कैसे बैलेंस करें, सरकार के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। लॉकडाउन हटाना और नहीं हटाना के विकल्पों में से किसी एक को नहीं चुना जा सकता है। फिलहाल हालात ऐसे नहीं हैं, लेकिन लॉकडाउन को सिस्टमैटिक तरीके से हटाने पर विचार हो सकता है। यानी जहां जो भी एरिया कंटेनमेंट जोन ना हो, वहां ज्यादातर सुविधाएं सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए शुरू की जा सकती हैं। हालांकि सरकार ने गैर जरूरी सुविधाओं को कड़ी शर्तों के साथ शुरू करने की इजाजत दी है, जो कि इस दिशा में बढ़ाया गया सही कदम ही है। लेकिन 3 मई के बाद इसमें और छूट देने की जरूरत होगी। धीरे धीरे करके सभी सेक्टर्स को बेहतर मॉनिटरिंग और सुरक्षा शर्तों के साथ कामकाज की इजाजत दी जानी चाहिए। कंटेनमेंट जोन में मौजूद ऑफिसेज, फैक्ट्रियों को छोड़कर बाकी जगहों पर लोगों को काम शुरू करने की इजाजत मिलनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना को खत्म करने की लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग इकलौता हथियार है, लेकिन इसे लॉकडाउन की मजबूरी के बिना कड़ाई से लागू किया जा सके तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि 40 दिन के लॉकडाउन के बाद सबसे बड़ी मोटा धंधा करने वाले लोगों की है, जिनकी जीविका का रास्ता अचानक से ही बंद हो गया है, जो बिना कामकाज के 4 दिन नहीं काट सकते। उनके लिए 40 दिन बेहद भारी पड़ रहे हैं। लॉकडाउन को सिस्टमैटिक तरीके से हटाने पर इन्हें फिर से रोजगार मिल सकेगा और फैक्ट्रियों को उनके कामगार। बीते 2 लॉकडाउन में एविएशन, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट बिजनेस, टूर एंड ट्रेवल्स, ऑटो, ट्रांसपोर्ट बिजनेस की हालत बद से बदतर हो चुकी है। इसके बाद अब इन्हें नहीं खोला गया तो कोरोना संकट के बाद इनको मंदी के भंवर से उबारना बड़ी चुनौती होगी। एविएशन कंसल्टेंसी फर्म कापा के मुताबिक जून तिमाही में कोरोना संकट की वजह से भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को 300 से 360 करोड़ डॉलर का नुकसान होगा। देश की जीडीपी में 3% का योगदान देने वाली एविएशन इंडस्ट्री के लिए वापसी करने में भी लंबा वक्त लग सकता है। कोरोना संकट की मार से होटल इंडस्ट्री ठप होने की कगार पर पहुंच चुकी है। जेएलएल इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के तीसरे हफ्ते में देश के होटल में मेहमानों की संख्या 65% तक गिर चुकी थी, और अगर यात्राओं पर रोक ऐसी ही जारी रही तो तीसरी और चौथी तिमाही में भी हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। जेएलएल इंडिया के मुताबिक देश के 60% ऑर्गेनाइज्ड होटल बंद हो चुके हैं। आगे भी चुनौतियां बनी रहेंगी। लॉकडाउन की वजह से ऑटो सेक्टर के पहिए पूरी तरह जैम हैं। फैक्ट्रियों में सन्नाटा पसरा है, शोरूम में ताले पड़े हैं। फिच सॉल्यूशंस की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत में कारों का उत्पादन 8.3% घटेगा। कोरोना संकट की वजह से ऑटो कंपनियों के लिए BS4 में ट्रांजिशन भी मुश्किल होगा।
पीएम मोदी की अपील के बावजूद लोगों की नौकरियां जा रही हैं। होटल इंडस्ट्री, एविएशन, एमएसएमई, आईटी, ऑटो सेक्टर में लोगों को कोरोना संकट का हवाला देकर या तो नौकरी से निकाला जा रहा है या सैलरी में कटौती की जा रही है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एविएशन IATA के मुताबिक एविएशन और इससे जुड़ी इंडस्ट्रीज में करीब 20 लाख नौकरियां जाने का खतरा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ महीनों में आईटी सेक्टर में भी करीब 1.5 लाख लोगों की नौकरी जाने की आशंका है। बेंगलुरु और पश्चिम बंगाल में अब तक 490 आईटी कर्मचारी अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। कोरोना की मार से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी बेहाल है। मार्च में देश का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 34.6% से कुड़ गया। इंडस्ट्री बॉडी FIEO के मुताबिक देश में करीब 1.5 करोड़ लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। अपैरल एक्सपोर्ट में करीब 30 लाख लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। नेशनल सैंपल सर्वे NSS और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्विस PLFS के मुताबिक 13.6 करोड़ गैर कृषि नौकरियों पर खतरा है। इनमें सबसे ज्यादा असंगठित क्षेत्र के कामगारों, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स, छोटी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी हैं। कोरोना वायरस से लोगों की जिंदगियां बचाने की कोशिश में देश की इकोनॉमी की बड़ी चढ़ गई है। एक अनुमान के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान भारत को हर रोज 32,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। दुनिया की तमाम रेटिंग एजेंसीज का अनुमान है कि भारत की GDP इस साल 0.5% पर लुढ़क जाएगी और अगले वित्त वर्ष तक इससे भी कम हो सकती है। ऐसे में ऐसी योजना पर काम करना होगा जिससे कोरोना की जंग भी सुनिश्चित हो और इकोनॉमी का दामन भी न छोड़ना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, कोरोना के खिलाफ आज नहीं तो कल हम जंग जरूर जीतेंगे। जिस तरह से सरकारों ने कदम उठाया है, जिस तरह से लोग साथ दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना के खिलाफ हम इस जंग को जीत जाएंगे। लेकिन इस बीच जो डर भविष्य को लेकर पनपा है लोगों में, कामगारों में, प्रोफेशनल्स में, कर्मचारियों में, लेबर्स में, उस डर का क्या? भविष्य को लेकर ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है, क्या ये प्रश्नवाचक चिन्ह आने वाले वक्त में हटेगा? इसको लेकर मंथन करने की जरूरत है। इस पर खास बातचीत के लिए मेरे साथ फिलहाल 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं के सुजाता राव, जो कि पूर्व स्वास्थ्य सचिव हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुजाता मैम आपका। इसके अलावा हमारे साथ हैं मनोज कुमार, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं मैक्स हेल्थ केयर के। डॉक्टर कुमार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। सुजाता मैम, मैं आपसे शुरुआत करूंगा, चूंकि आप पूर्व स्वास्थ्य सचिव तो रही हैं, लेकिन एक बहुत सीनियर और सीजन ब्यूरोक्रेट भी हैं। देखिए मैम, हमारी जो 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी है, कहा जा रहा है कि उसमें से सिर्फ क्वार्टर काम कर रही है, और रोज की अगर हम बात करें तो 32,000 करोड़ रुपए यानी कि 4.5 बिलियन डॉलर्स का हमें लॉकडाउन के चलते रोजाना नुकसान हो रहा है। हमने रिपोर्ट में बताया IT सेक्टर, होटल सेक्टर, आप माइग्रेंट लेबर्स को ले लीजिए, कामगार ले लिए। मीडिया में आज सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कि भाई मीडिया में जो नौकरियों जाने की बात की जा रही है या सैलरी कट की बात हो रही है, यानी कि ऐसा कोई सेक्टर नहीं है मैम जहां पर सैलरी कट ना हो रही हो, जहां पर रोजगार छिनने का, नौकरी जाने का डर ना हो। अब सवाल यह है कि हम ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां हमें जान भी सुरक्षित करनी है और जहान भी बचाना है। क्या ऑप्शन बचता है मैम आपकी नजर में? अब देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी रिपोर्ट बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट है और आपको मेरी कंग्रेचुलेशन देना चाहती हूँ। और ये जो मुद्दा आपने निकाला बहुत ही अवसर मुद्दा है, क्योंकि ये नहीं हो सकता है कि एक बीमारी से किसी को बचाने के लिए पूरी देश और पूरी इकोनॉमिक को ही ख़त्म कर लें, क्योंकि जो गरीबी की तांडव नचेगी वो बहुत ही भयंकर होगा और उससे और इस बीमारी से ज़्यादा 2 गुना लोग मरेंगे, 2 गुना लोगों की इन्फेक्शन दूसरी बीमारियों से पड़ेंगी और वो फिर हम नहीं सह पाएंगे। तो मेरे विचार में है कि हमें इतनी हाइपर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मानती हूँ कि ये जो इन्फेक्शन है बहुत जल्दी से स्प्रेड होता है, पर इनका जो बिहेवियर चेंज, जैसे मास्क यूज़ करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, इनके लिए हमें कम्युनिटी और NGOs की सबकी सहायता लेके समझा के हमें ये बिहेवियर चेंज लानी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट सोच रही है अभी, मतलब निर्णय तो नहीं लिया है, पर मेरे जो मैं समझती हूँ वो सोच रहे हैं कि जहाँ बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है उनको जो रेड जोन कह रहे हैं, कंटेनमेंट जोन कह रहे हैं, वहाँ पे ये पाबंदी बहुत ज़ोरदार लगेगी।
पर उसके साथ लॉकडाउन के साथ टेस्टिंग भी जल्दी से करवाएं। जैसे आपने आंध्रा में देखा है, जब उन्होंने टेस्टिंग रेट बढ़ा दिया तो इन्फेक्शंस की जो पॉजिटिव रेट्स भी बढ़ गई। उससे अच्छी बात यह है कि जो पॉजिटिव हैं समाज में, उनकी हम डायग्नोसिस कर पा रहे हैं और वो दूसरे लोगों को इन्फेक्शन स्प्रेड करने के लिए हम रुकावट ला सकते हैं। और दूसरी, ये रेड जोन के अलावा जो ग्रीन और ऑरेंज जोन बनाए हैं, वहाँ पे इकोनॉमी और आम लाइफ को फिर हमें रेस्टोर करना पड़ेगा। ये जो कहते हैं हम ग्रेडेड मैम, लेकिन मैं यही जो आप कह रहे हैं इकोनॉमी को रिस्टोर करने की बात जो आप कह रही हैं मैम, मैं थोड़ा सा आपका इस पे एक्सपर्ट कमेंट जरूर मैं लेना चाहूंगा। मैम, जो आपने कहा कि जो ग्रीन जोन्स हैं जहां पर इकोनॉमी को रिस्टोर करना होगा, मैम थोड़ी सी आशंका इस बात की जताई जा रही है कि अगर हम वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रिस्टोर करते हैं तो फिर रोड मैप क्या हो सकता है कि वहां पर भी लॉकडाउन खोलने के बाद संक्रमण फैलने की खबरें आए और वहां पर संक्रमण फैलना शुरू हो जाए, तो फिर हम उसी स्थिति में आ जाएंगे कि वहां पर भी कहीं एक और रेड जोन की तरफ तो हम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं उनको, उन ग्रीन जोन्स को। तो स्ट्रैटेजी क्या हो? नहीं, स्ट्रैटेजी यही होगी कि हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मीडिया कैंपेन्स लगाना पड़ेगा। लोगों को ये समझाना है कि भाई आप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब खुला होगा, तो आपको पैनिक बनने की कोई ज़रूरत नहीं है और हॉस्पिटल सब चलेंगी। तो आपको कोई ये डर नहीं होना चाहिए कि भाई आप फिर कल से लॉकडाउन करेंगे तो अभी भागो सब चीज़ें खरीदने के लिए। ये एश्योरेंस और ट्रस्ट कि गवर्नमेंट आपके पीछे है, वो देना पड़ेगा। और जब तक सिटीजन्स को ये ट्रस्ट और फेथ ना आए, जो जैसे आप देख रहे हैं, एक दिन लॉकडाउन निकालो तो सभी भाग रहे हैं कि दाल खरीदो, ये खरीदो और घूमो, जल्दी से चीज़ों को खरीदने के पीछे पड़े रहते हैं। तो ऐसा ये जो मैस हिस्टीरिया बिहेवियर, उसको हमें कंट्रोल करना है। वो बहुत बड़ा चैलेंज है, पर हमने पहले भी किया हुआ है। ये पहली बार थोड़ी ना हमें ऐसी बीमारी आई जिससे क्योर नहीं है और वैक्सीन नहीं है। HIV में हमने देखा है, पोलियो में देखा है, सब में देखा है। पर ये सस्टेन मीडिया कैंपेन की बहुत ज़रूरत है। और दूसरी बात है कि हमें NGOs और कम्युनिटीज़ जो कहते हैं ना आप, वो मोहल्ले क्लिनिक्स हैं, जैसे जो RWAs हैं, उन सबको हमें कॉन्फिडेंस में लेके उनको एक्टिव करना चाहिए। तो उसी से लोगों की बिहेवियर चेंज करके और टेस्टिंग को बढ़ाना है, तो उनको वो कॉन्फिडेंस आएगी कि टेस्टिंग से जो बीमार हैं उनको हम लपटा सकते हैं। पर मैं आपसे मैं एक कमेंट जरूर लेना चाहूंगा, एक कमेंट जरूर लेना चाहूंगा। हमने जो रिपोर्ट्स दिखाई थी, एक चीज में क्या, यस मैम, हमने जो रिपोर्ट, या श्योर मैम बोलिए पहले आप। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप एक और महीना आप लॉकडाउन करें तो उससे क्या होता है कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है। जब तक हम ना घूमें और वो जो इम्यूनिटी हमारों में ना आए, आपका खाली वैक्सीन से नहीं लपटेगा, हमें हर्ड इम्यूनिटी भी होनी है। उसके लिए क्या करना है कि बुजुर्ग जो हैं, एजेड पॉपुलेशन है या कोमॉर्बिडिटीज, उनको हम अलग रख के, जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें घूमने के लिए ना दें तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। अब जब तक पूरी पॉपुलेशन को लॉकडाउन करेंगे, कभी ना कभी तो आपको निकालना पड़ेगा, फिर वो इन्फेक्शन सर्ज हो जाएगी। तो इसका स्ट्रैटेजी ये है कि ग्रेडेड धीरे धीरे से 10-15 दिन में आप हर्ड इम्यूनिटी का एक ऑप्शन दे रही हैं। हर्ड इम्यूनिटी में दरअसल लॉकडाउन को खोलकर एक तरह से और सारे के सारे लोगों को एक दूसरे के संपर्क में आने की एक तरह से इजाजत दे दी जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग संक्रमण के खिलाफ इम्यूनिटी को पैदा कर लें। दैट एक्सेप्ट रेड जोन, तो ताकि हर्ड इम्यूनिटी इसीलिए कहा जाता है, ताकि दर्शकों की जानकारी के लिए मैंने आपको बताया। लेकिन मैम, एक चिंता जो हमने अपनी पैकेज में भी, आपने जो स्टोरी सुनी है उसमें भी हमने जाहिर की है कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। आप जो सजेशन दे रही हैं, सरकार जो कदम उठा रही है, हम कोविड से लड़ लेंगे, जीत भी जाएंगे, लेकिन मैम ये जो रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है, खासकर जो माइग्रेंट लेबर्स हमने देखा, 4 मिलियन माइग्रेंट लेबर्स, तो हमारे जो डेटा है हमारे पास उसमें बताए जा रहे हैं 40 लाख हैं, इससे भी ज्यादा होंगे। 90% कामगार जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनका कोई लेखा जोखा, नाम खसरा खतौनी किसी सरकार की बुक में नहीं है। ऐसे लोगों की रोजी रोटी पर संकट है, प्रोफेशनल्स की रोजी रोटी पर संकट है, उसके लिए क्या करें?
नहीं, ये करना है कि ये जो आपने जो माइग्रेंट की मुद्दा निकाला है, जो आप इंडस्ट्रीज से शुरू करना चाहते हो, पर वो जो माइग्रेंट्स वहाँ पे काम करते हैं वो स्किल्ड लेबर हैं, वो के एरावेरी गैरा वाले नहीं हैं, और जब तक वो स्किल्ड लेबर भी आए तो इंडस्ट्रीज ऑल्सो कैन नॉट स्टार्ट। तो उनको ये श्योरिटी देना है कि आपका हाउसिंग हो या आपका फूड राशन हो 1 महीना एडवांस या 3 महीना एडवांस, ऐसा उनको ये ट्रस्ट दे के वापस लाना पड़ेगा अर्बन एरियाज में, और वो सिक्योरिटी देना पड़ेगा। पर ये माइग्रेंट्स की जो मैं कहती हूँ कि यानी कि अगर मैं आपकी बातों को अगर नटशल में रखूं, सॉरी मैम आपको टोक रहा हूं, मेरे साथ मनोज कुमार भी जुड़ चुके हैं। मनोज कुमार जी सीनियर कंसल्टेंट है मैक्स हेल्थ केयर के, वो भी जुड़ चुके हैं। लेकिन मैम अगर आपकी बात को मैं सम अप करूं फिलहाल, तो आप 2 बातें कह रही हैं, ट्रिपल टी यानी कि टेस्ट 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 और ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट। एक तरफ आपको टेस्ट करने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी, और दूसरी तरफ ट्रस्ट बहाल करना होगा लोगों में। तो ये 2 टी आप कर रही हैं। ऑलराइट, डॉक्टर मनोज आपकी क्या राय है सर, क्योंकि 2 राय पर हम खड़े हैं, आपकी तरफ से ऑप्शन क्या बचता है? हमें जान भी बचानी है, जहान को भी सुरक्षित रखना है, रोजगार को भी सुरक्षित रखना है, आपके क्या ऑप्शंस आप या सजेशंस सरकार को देंगे सर? देखिए, आपने दीपक जी जो भी अभी संख्या बताई है या जो डेटा दिया आपने, वो तो निश्चित तौर पे बिल्कुल 100% मैं उससे सहमत हूँ। और मैं जो चीज़ें कहना चाहता हूँ कि ये कोरोना जो एपिडेमिक है ये परसिस्ट करेगा। ये ऐसा नहीं है कि ये थोड़े दिन में मेमोरी बनने जा रहा है, ये कम से कम 18 से 24 महीने तक चलेगा। किसी भी इन्फ्लुएंजा वायरस के जो एपिडेमिक्स होते हैं उसके हिसाब से ये लॉन्ग स्टैंडिंग लंबे समय तक टिकने वाला पेंडेमिक है। तो हम कब तक लॉकडाउन कब तक रखें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये इंडेफिनिट तो हो नहीं सकता है। और इस लॉकडाउन के लिए जो हम इकोनॉमिक कॉस्ट दे रहे हैं या जो हमें आर्थिक नुकसान हो रहा है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। हमने 40-42 दिन का लॉकडाउन रखा। अब मेरा जो विचार है और जिस तरह की एपिडेमियोलॉजी है इस वायरस की, और ये लंबे समय तक रहेगा, ये वेव्स में आएगा, ये बढ़ेगा, हो सकता है लॉकडाउन खोलने के बाद थोड़ा बढ़े। और दूसरी चीज़ कि हमें इसकी संख्या को इस हिसाब से भी देखना चाहिए कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो एवरेज 2 से 14 दिन तक है, और जो इसमें जो डेथ होती है वो करीब करीब 21 दिन तक, जब से पेशेंट इन्फेक्ट हुआ उसके 21 दिन बाद तक। तो हो सकता है कि अभी जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं, हो सकता है कि कुछ संख्या हमारा लॉकडाउन खोलने के बाद बढ़े। तो इससे ये नहीं समझना है कि लॉकडाउन खोलने का ये इमीडिएट इफेक्ट हुआ है, क्योंकि ये पुराने इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं। और दूसरी चीज़ की जो अब है कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन से आपको एक सिस्टम बनाना होगा। जो कंटेनमेंट स्ट्रेटजी आपने की है, आपने सही बोला, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, सबको टेस्ट करना है। जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको आइसोलेट करना है, उनको ट्रीट करना है। और ये जो चीज़ें हैं, जो कंटेनमेंट स्ट्रेटजी है, वो अब काम में लेनी है। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करके सारी आर्थिक एक्टिविटीज़ को या जो गतिविधियाँ हैं उसको बंद करके रखना बिल्कुल संभव नहीं है। 2 लॉकडाउन हुए, दोनों को हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि इन्होंने केसेस के नंबर भी कम किए। दूसरी चीज कि हमें एक प्रिपेयर्डनेस के लिए, एक तैयारी के लिए वक्त दे दिया। अब हमारा हेल्थ केयर सिस्टम अपने जगह पे है, हमारे पास आईसीयू बेड्स हैं, हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं। तो अब मेरा ये कहना है कि इसको अनिश्चित काल तक आप बढ़ा नहीं सकते हैं। और आप देखिए दूसरे कंट्रीज में भी देखिए, जैसे आपने इजराइल में देखा, उन्होंने सेलेक्टिव, जैसे कुछ लोगों को उन्होंने एज एंड पॉइंट बेस्ड सिस्टम निकाला कि भाई 70 साल से जो ऊपर के लोग हैं वो घर में रहें, बाकी लोग काम पे जाएं। और जो डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स है जिसमें कि कोरोना वायरस की जो कोविड-19 बहुत ही क्रिटिकल बन जाता है, वैसे तरह के पेशेंट जैसे डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, हार्ट डिजीज है या अदर कोमॉर्बिडिटीज है जैसे किडनी का बीमारी है, ऐसे पेशेंट्स को आप सोशल डिस्टेंसिंग के लिए या घर पे स्टे एट होम के लिए आप उसको प्रेरित करें और ऐसे लोगों को काम से दूर रखें। बट यंग पॉपुलेशन जो है या जो बंदे स्वस्थ हैं उसको काम पे भेजें शिफ्ट वाइज। बट ये काम शुरू करना पड़ेगा डॉक्टर साहब, यानी कि जिस सिस्टमैटिक। इसके अलावा हमारे साथ राहुल मेहता साहब जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए, नेशनल काउंसिल मेंबर हैं रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, और इस एसोसिएशन में तमाम तरह के रिटेलर्स आते हैं, कपड़े के रिटेल से लेकर और बाकी जो तमाम तरह की जो रोजमर्रा की चीजें, हर तरह के रिटेलर्स इसमें आते हैं। इनका वर्जन लेना बहुत जरूरी होगा। राहुल जी स्वागत है आपका। जैसा मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में अपने कहा कि $2.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी, उसमें से सिर्फ 1/4 अभी काम कर रही है। 32,000 करोड़ का हमें रोजाना नुकसान हो रहा है। $4.5 बिलियन का लक्ष्य हमारा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का था, लेकिन अब हमारे सामने यह संकट उत्पन्न हो गया।
कैसे निपटें, और इसमें भी सबसे बड़ा संकट अब रोजी रोटी और रोजगार का है। आपके सजेशन सर? मेरे तो सिर्फ दो ही सजेशन है। एक तो कि गवर्नमेंट को ये समझना पड़ेगा कि जो रिटेल इंडस्ट्री है वो एक स्टैंड अलोन इंडस्ट्री नहीं है। एक आप समझ लो कि हमारी इकोनॉमी एक पिरामिड है और उसके टोच पे, उसके पीक पे रिटेल है। क्योंकि अगर रिटेल नहीं शुरू होती है, रिटेल अगर बंद है, तो उसके पीछे जो भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इंडस्ट्रीज जो है वो पूरे बंद रहेगी, और उनको खोलने से कोई मतलब नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा जब तक रिटेल नहीं खुले। तो रिटेल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और ये दूसरा भी एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो है कि रिटेल में आज करीबन 46 मिलियन पीपल रोजगारी कम कर रहे हैं, और उसमें से करीबन आधे एसेंशियल गुड्स में आज पूरी तरह से बंद है। तो ये जो 22-25 मिलियन लोगों का जो आज काम पे नहीं जाना और काम नहीं होना, वो एक बहुत ही बड़ी समस्या आगे जाके हो सकती है। और उसके लिए मेरे दो ही सुझाव है कि सबसे ज्यादा जरूरत है इंडस्ट्री को वर्किंग कैपिटल की, क्योंकि 3 महीने से करीबन जीरो रेवेन्यू पे इंडस्ट्री काम कर रही है। और जिस तरीके से जो गवर्नमेंट का जो इशारा जो आ रहा है, और 1, 2 या 3 महीने तक मॉल्स और रिटेल दुकानें खुलने में बहुत ही मतलब मुश्किल रही है। तो कोई भी इंडस्ट्री अगर 4 या 5 या 6 महीने तक जीरो रेवेन्यू या 20-30% रेवेन्यू पे अगर चलती है, तो स्वाभाविक है कि जॉब लॉसेस बहुत होंगे और इंडस्ट्रीज बैंकरप्सी में। आप कह रहे हैं कि फिर लोगों के पास भी ऑप्शन नहीं होंगे। जब आपके पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, डिमांड नहीं है, तो फिर कंपनियों के लिए भी सरवाइव करना मुश्किल है। और इसी वजह से इसका असर जॉब लॉसेस पर भी पड़ रहा है। कंपनीज जॉब लॉसेस के लिए कह रही हैं। मैंने शायद गलत कुछ देर पहले 40 मिलियन माइग्रेंट लेबर्स की जो बात की थी, 40 लाख नहीं 4 करोड़ के आसपास माइग्रेंट लेबर्स का मैं आंकड़े का हवाला दे रहा था, उसमें थोड़ा सा करेक्ट करना चाह रहा था। सुजाता मैम हमारे साथ हैं। मैम, आपने एक हर्ड इम्यूनिटी का एक ऑप्शन जरूर दिया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का इतना पुख्ता है अभी कि अगर हम हर्ड इम्यूनिटी में जाने की कोशिश करते हैं, अपार्ट फ्रॉम रेड जोन्स ऑब्वियसली, लेकिन अगर वहां पर मरीज बढ़ते हैं, संक्रमण बढ़ता है, तो क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है उसको रोकने के लिए, कंटेन करने के लिए? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से देखने से तो आपको मालूम है, जैसे यूपी में है और बिहार में, वहाँ पे तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ना आईसीयू है, ना आइसोलेशन वार्ड्स हैं, बेड्स की कमी है, डॉक्टरों की कमी है। वहाँ पे कुछ हुआ तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनकी प्राइवेट सेक्टर भी इतनी डेवलप्ड नहीं है जैसे साउथ इंडिया में है। तो वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो कमी पड़ेगी। उसी के लिए गवर्नमेंट ने ये लॉकडाउन रखा कि जो केस लोड है उसको जो सिस्टम के मुताबिक कम रखें, तो सिस्टम को कोप करने की कर पाएंगे। तो अभी ये जो 40 दिनों में थोड़ा बहुत सब दूसरे हेल्थ नीड्स को रुकावट दे के हमने कैपेसिटी तो थोड़ा बढ़ा लिया है, पर उसके अंदर ही हो तो कोप करेंगे, पर बहुत बढ़ गया तो वो कोई भी सिस्टम नहीं कोप कर पाएगा। पर मेरा ये एक चीज है कि आप रेड जोन में भी ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा, क्योंकि वहां पे भी जो इकोनॉमिक लीवर जो है हमारे देश में, वो है मुंबई, पूना, दिल्ली, ये है हमारी इकोनॉमिक लीवर की सिटीज। और इनको आप वही हैं जो रेड जोन भी हैं, क्योंकि मैक्सिमम इन्फेक्शन यहाँ पे हैं। तो ये जो इकोनॉमी में जो इम्पैक्ट होगा वो तो बहुत ही भारी ये रेड जोन और ग्रीन जोन करके कैटेगराइज करने से भी होगा, क्योंकि जो इकोनॉमिक आई एम सॉरी मैम, मेरे पास वक्त की कमी में टोक रहा हूं आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया कि रेड जोन में भी आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं मुंबई में है, बड़े शहरों में है, दिल्ली में है, तो उनमें आपको उन रेड जोन में भी ऐसे उपाय करने पड़ेंगे कि थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां भी बहाल हो। यस मैम, मैम मेरे पास वक्त की कमी है। डॉक्टर मनोज का मैं लास्ट कमेंट ले लेता हूं फटाफट से। डॉक्टर मनोज, आपको लगता है कि ऐसा तो नहीं होगा कि हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक तरफ बढ़ाने की कोशिश की तो फिर हमारे हेल्थ वर्कर्स जो हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके ऊपर अचानक बर्डन आ जाए?
क्योंकि अभी हम पूरी तरह से संक्रमण मुक्त नहीं हुए हैं। और आप खुद कह रहे हैं कि अगर हम थोड़ा सा इकोनॉमी एक्टिविटीज बनाने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है संक्रमण भी बढ़े। तो ऐसा तो नहीं है कि हम उनके लिए काम बढ़ा रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स के लिए? नहीं, मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कंप्लीट लॉकडाउन में जो R0 है या जिसको रिप्रोडक्शन नंबर बोलते हैं आप, वो 0.81 के आसपास होता है। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और लिमिटेड, जो आपने बोला कि एक लिमिटेड एग्जिट सा लेना है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है और जो ट्रैवलिंग वगैरह है उसको बैन रखना है, भीड़ वाली जगहों पर जैसे मॉल, सिनेमा हॉल्स बंद रखने, तो इसको रखें तो हम एक बैलेंस का मतलब R0 या रिप्रोडक्शन नंबर 1.2 से 1.5 के बीच में लेंगे। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो इन्फेक्शन बढ़ेगा भी, उसके साथ हमारा हेल्थ सिस्टम कोप कर लेगा। और जो भी प्रोटेक्टिव मेजर्स की या पीपी की बात थी, वेंटिलेटर की बात थी, वो सारी चीजें उपलब्ध हुई हैं। 40 दिन का समय हमें मिला है। यस सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं भी, अगर लॉकडाउन खुलता है और हमारी सरकार आगे बढ़ती है इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, तो जिन इलाकों में लॉकडाउन खुल रहा है, जहां पर रियायतें ढील दी जा रही हैं, अगर वहां पे अपनी जिम्मेदारी निभाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो सरकार कह रही है उसको शब्द से उसको पालन करें, तो डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पर भी बर्डन नहीं बढ़ेगा, उनको भी एक स्पेस मिलेगा, उनको भी टाइम मिलेगा और संक्रमण भी काबू में रहेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बहाल होंगी। इसलिए ये सबके लिए एक चुनौती है और एक कलेक्टिव मेजर्स सबको साथ मिलकर इसमें आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया के सुजाता राव, थैंक यू सो मच मैम, हमारे लिए आपने वक्त निकाला। डॉक्टर मनोज, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर माफ कीजिएगा, राहुल मेहता साहब हमारे साथ जुड़े थे फोन लाइन के जरिए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अब देखना यह होगा कि सरकार कैसे इस दौराहे से पार पाती है। राह एक चुननी है, लेकिन यह राह ऐसी हो जिसमें, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कि जान भी सुरक्षित रहे और जहान भी सुरक्षित रहे। सरकार को फैसला करना है, इस फैसले में पूरे देश को साथ मिलकर काम करना होगा। फिलहाल हमारी आपसे गुजारिश, घरों पर ही रहें, लॉकडाउन का पालन करें, सुरक्षित रहें। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।